शांत हो जाइए। कहाँ तक हुआ था? समाजवादी। ओके ओके, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आवाज ठीक हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में क्या हो गया? ठंडा पानी पीने से जो ना आवाज डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, तो आज थोड़ा धीमे आवाज में पढ़ाते हैं। क्या आवाज को थोड़ा बढ़ाइए, आवाज बढ़ा दिए हैं। शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम लोग पूंजीवादी के बारे में पढ़े थे और आज हम समाजवादी अर्थ व्यवस्था को समझने वाले हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक बात तो क्लियर है कि अरे आवाज कैसे जा रहा, आवाज जा रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। आवाज ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। आवाज थोड़ा आज मेरा डिस्टर्ब हो गया है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए आज। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में जन्म लिया। विरोध में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ समझ गए थे, समझ गए थे ना। उसी के विरोध स्वरूप किसका उदय हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिनको आवाज नहीं आ रहा है उसको बाहर निकालिए, उसको ऑनलाइन एयरफोन लगा कर लीजिए। क्लास बोल रहे आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? पीछे में हमारे एक दोस्त गमछा लिए हुए हैं, व्हाइट गमछा, आवाज आ रहा है? तब कान का चेकअप कराइए, ठीक है? आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन इतना भी डिस्टर्ब नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए। 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट जैसे बोलेंगे ना फिर आवाज क्लियर हो जाएगा। सुबह की क्लास में भी ऐसा हुआ था, 10 मिनट लिए फिर क्लियर हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, यह पूंजीवादी के विरोध में उत्पन्न हुआ। इस अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण है, उसमें पहला लक्षण है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर, इसमें उत्पादन यानी प्रोडक्शन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाज का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाज का। और समाज के प्रतिनिधि कौन बने रहते हैं? कौन बने रहते हैं? सरकार। क्योंकि समाज तो कई लोगों से मिलकर बना होता है, उसका कोई एक के प्रतिनिधि न काम देखेगा। तो समाज जो है उसके प्रतिनिधि कौन होते? समाज के प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाज का होता है या
सरकार का होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार था। किसका? एक निजी, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का अधिकार था। लेकिन ये वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाज का अधिकार होता है। और समाज के प्रतिनिधि कौन बने रहते हैं? सरकार। पहली विशेषता। दूसरी मुख्य विशेषता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होते हैं वो भी मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन जो होता है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, वह उत्पादन जो भी है किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। यानी इस अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन इकाई है, सब उत्पादन इकाई या सब उत्पादन करने वाले कंपनी किसका होता है? सरकार का होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र होते ही नहीं है। कुछ भी प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है। सब कुछ किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? सरकार के द्वारा। निजी क्षेत्र नहीं होते। तीसरी विशेषता कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं, समाज का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन, आप समझ रहे हैं ना? एक अर्थव्यवस्था का मुख्य काम क्या है? उत्पादन करना। क्योंकि मानव की आवश्यकताएं पूरी होगी या संतुष्ट होगी किसके द्वारा? उत्पादन के द्वारा। सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों की जननी कौन है? उत्पादन है। उत्पादन होगा तभी विनिमय होगा, तभी उपभोग होगा। उत्पादन होगा तभी उसके लिए निवेश किया जाएगा। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। तो उस 3 आर्थिक क्रिया निर्भर है किस पर? आप प्रोडक्शन करिएगा तभी उसका उपभोग करिएगा, प्रोडक्शन करिएगा तभी उसके लिए निवेश करिएगा, आप प्रोडक्शन करिएगा तभी उसकी खरीद बिक्री करिएगा, खरीद बिक्री यानी विनिमय कीजिएगा। तो एक अर्थव्यवस्था जो समाजवादी है वो उत्पादन करते हैं किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। और इस समाज कल्याण करने वाले सोच को, इस समाज कल्याण करने वाले सोच को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समाजवादी। अब इस शब्द से परिचित होंगे। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जगह दिया गया है ना? तो एक समाजवादी विचारधारा पर ही आधारित होता है, एक सामाजिक विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर ही आधारित होता है आपका कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है समाज का क्या करना? कल्याण करना। एक समाजवादी सोच का मतलब होता है कि देश में जितने भी लोग हैं उसको समान रूप से इनकम हो। एक समाजवादी सोच इस बात पर गौर करता है कि समाज में सभी लोगों को समान रूप से सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी समाजवादी सोच हर तरह की समानता की बात करता है, समाजवादी सोच हर तरह के समानता की बात करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज में समानता लाने के लिए काम करता है, समाज में समानता लाने का कार्य करता है। और समाज में समानता तब आएगी जब सरकार किस पर ध्यान देगी? समाज के कल्याण पर ध्यान देगी। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है?
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जहां उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है। अब ध्यान दीजिए कि इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़े, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता ही नहीं, गला काट प्रतियोगिता था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र करते थे। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य अलग अलग निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता था और वो निजी क्षेत्र, वो प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ में लगे रहते थे। लेकिन यहां सब कुछ कौन उत्पादित कर रहा है, यानी एक ही आदमी कर रहा है, मतलब एक ही बॉडी कर रहा है। जब सब कुछ एक ही बॉडी, एक ही सरकार ही कर रहा है उत्पादित, तो किसी भी देश में सरकार होती है केवल एक। हमारे देश में तीन स्तर के सरकार का वर्णन है। हमारे देश के संविधान में 3 स्तर के सरकार का वर्णन है। लेकिन अगर हम सरकार देखें तो एक देश में एक सरकार होगी और वही सब कुछ उत्पादन कर रहा है। तो अगर सरकार ही सब कुछ उत्पादित कर रहा है तो कोई प्रतियोगिता होगा, क्योंकि सरकार एक ही होती है, वही सब कुछ कर रहा है, तो प्रतियोगिता होती ही। अगली विशेषता कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कौन करता है। सरकार करता है। कीमत का निर्धारण कौन करता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था। डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति या बाजार के शक्तियों के द्वारा हो रहा था। लेकिन इसमें सरकार उत्पादित करती है और उत्पाद की कीमत का निर्धारण भी कौन करता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ उत्पादित भी सरकार करती है और उसके कीमत का निर्धारण भी सरकार करता है। उसके कीमत का निर्धारण भी क्या करता है। अब हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा समझने में। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है, आप समझे कि नहीं समझे। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए। यही मेन 5 बात याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। सबसे पहले याद रखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का या समाजवादी सोच का उदय तब हुआ जब पूंजीवादी में शोषण होने लगा उपभोक्ताओं का और श्रमिकों का। इस अर्थव्यवस्था को या इस सोच को जन्म देने में प्रमुख योगदान किसका है। कार्ल मार्क्स का। इस अर्थव्यवस्था, इस सोच को उदय करने में सबसे मुख्य भूमिका किसका है। कार्ल मार्क्स का है। किसका है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स को ही इस अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार अथवा समाज का अधिकार होता है उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में तमाम प्रकार के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। सरकार के द्वारा होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समाज का कल्याण करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि सब कुछ उत्पादित सरकार करती है इसलिए यहां पर प्रतियोगिता का अभाव होता है। प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है क्योंकि एक ही बॉडी है जो उत्पादित करती है, वो है सरकार। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन खुद सरकार करता है और उसके कीमत का भी निर्धारण कौन करता है। सरकार करता है। और सरकार जब कीमत का निर्धारण करती है तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कीमत लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए जब सरकार कीमत निर्धारण करती है तो वे अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग कीमत निर्धारित भी कर सकती है।
उदाहरण के लिए हमारे यहाँ बिजली मुख्यतः सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। क्या जाता है जी? हमारे यहाँ बिजली मुख्यतः किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? और आप देखे होंगे एक ही बिजली का रेट कुछ उपभोक्ताओं के लिए अलग है, कुछ उपभोक्ताओं के लिए अलग है। घरेलू में उसका रेट अलग है, कॉमर्शियल लेवल पर उसका रेट अलग है, बीपीएल परिवारों के लिए उसका रेट अलग है कि नहीं है? तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत देनी पड़ती है। सरकार ये तय कर लेती है कि कौन उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति कैसी है और उससे कौन सी कीमत वसूला जाए। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता था, डिमांड सप्लाई पर निर्णय होता था। लेकिन यहां पर कीमत का निर्धारण का निर्णय कौन ले रहा है? सरकार ले। और जब सरकार कीमत का निर्धारण करता है दोस्तों, सरकार कीमत का निर्धारण करता है तो वह एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग रख सकता है। दोस्तों उदाहरण के ले लीजिए, हमारे यहाँ रेलवे सरकार चलाती है और रेलवे की कीमत में भी विभेद है। हालांकि अब तो बहुत घट गया है, लेकिन पहले क्या था, 60 वर्ष से ऊपर का रेट में 50% छूट मिलेगा। ठीक है, दिव्यांग के लिए अलग छूट मिलेगा, जनरल लोगों के लिए अलग रेट रहेगा। यानी एक ही यात्रा के लिए अलग अलग रेट अलग अलग लोगों के लिए रहता है कि नहीं रहता? ये संभव है तब जब कीमत निर्धारण कौन करे? सरकार करे, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उपभोक्ताओं की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उपभोक्ता की क्या अच्छा है, यानी उपभोक्ता क्या चाह रहा है, इस पर समाजवादी अर्थव्यवस्था विचार नहीं करता है। बल्कि विचार करता है कौन? सरकार, कि हमें किस तरह से समाज का निर्माण करना है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के इच्छाओं पर ध्यान नहीं रखा जाता है। सारा कुछ निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। किस उद्देश्य से लेती है? सामाजिक कल्याण करने के लिए। अगर वो चाहेगा कि इस उपभोक्ता को ये वस्तु नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलता है। दोस्त क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं ना? समाजवादी अर्थव्यवस्था के चारों विशेषताओं को समझ गए? मात्र आपको 4 विशेषता याद रखना है। एक बार पुनः आप ध्यान दे दीजिए, हमको याद ही हो जाएगा। दोस्तों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन पर यह सरकार का अधिकार होता है। और उत्पादन के कितने साधन? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन करता है? सरकार करता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था किस उद्देश्य से कार्य करते हैं? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता क्यों नहीं पाई जाती है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि उत्पादन करने वाला एक ही और एक के बीच प्रतियोगिता हो सकती है। प्रतियोगिता लिए कम से कम कितना चाहिए? यहाँ पर 2 भी नहीं है, एक है केवल, वो है सरकार। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कौन करता है? सरकार। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, निर्णय कौन लेगा? किसके लिए उत्पादन करना है, निर्णय कौन लेगा? सरकार। कितना उत्पादन करना है, निर्णय कौन लेगा? यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख बात का निर्णय लेती है, वो भी किसके द्वारा? उत्पादन क्या करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, और उत्पादन कितना करना है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को एक और तरह से आप बता सकते हैं। उत्पादन क्या करना है, उत्पादन
किसके लिए करना है? उत्पादन कितनी मात्रा में करना है? अगर ये तीनों निर्णय पूरी तरह से किसके अधीन हो? सरकार के अधीन हो। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, उत्पादन कितनी मात्रा में करना है, ये तमाम निर्णय केवल सरकार ले रही है, तो निश्चित ही वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो निश्चित ही वह कौन सी अर्थव्यवस्था है? बात समझ गई कि नहीं? अब कोई दिक्कत होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई तरह के दिक्कत आने के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। या समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? यानी अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में सर्वप्रथम पूंजीवादी का उदय हुआ और पूंजीवादी के उदय के उपरांत किसका उदय हुआ? समाजवादी का उदय हुआ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण है वो तो देख ही लिए, लेकिन वर्तमान समय में एक भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण नहीं है। कोई भी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था लगा होगा आपको कि बहुत बहुत अच्छा है कि समाज के कल्याण पर ध्यान देती है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था जहां भी पनपा सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक सरकार का काम होता है संवैधानिक दायरे में रहकर शासन करना। यहां सरकार अपने मूल विचार से हटकर क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है। क्या कर रही है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने भी विद्वान हुए वे सरकार को किस कार्य के योग मानते हैं या सरकार को क्या करनी चाहिए, इसके बारे में तमाम विद्वानों का एक राय है कि एक सरकार को संवैधानिक दायरे में रहकर शासन करनी चाहिए ताकि समाज में मत्स्य न्याय की स्थापना ना हो। आप जानते थे एक बार बंगाल का कोई शासक मरा, शशांक मर गया था जी। बंगाल में एक बहुत बड़े शासक हुआ था शशांक, बोधि वृक्ष सब कटवा दिया था। ठीक है, शशांक जब मर गया ना उसके बाद कोई राज्य न था, तो क्या करता था, जो बहुत बलिष्ठ है, पैसा वाला है, वो नीचे लोगों को क्या करता था, दबाता। जब योग्य व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने लगे, शोषण करने लगे, तो इसे कहते मत्स्य न्याय। क्या कहते हैं? तो विद्वान का मानना है कि जब सरकार अपने मूल भावनाओं से, मूल विचारों से हटकर कोई अलग काम करने लगेगा तो निश्चित ही देश में अराजकता फैलेगी। और इसलिए जिस देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। और आपको बता रहे हैं दोस्तों कि पूर्व सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी थी। अब ये अस्तित्व में नहीं है, अब इसके जगह अस्तित्व में है मुख्य रूप से कौन सा देश? रूस। लेकिन पहले रूस कई देश को मिलाकर बनाया हुआ था क्या? और वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन बिल्कुल असफल हो गया, इतना असफल हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब हो गया? इतनी घोर तरीके से विफल हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था कि सोवियत संघ एक एक करके टूट गया। आज सभी सोवियत संघ के देश स्वतंत्र हो चुके हैं। तो वर्तमान समय में एक भी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण नहीं है।
जब सोवियत संघ का अस्तित्व था, सोवियत संघ का अस्तित्व था दोस्तों, तब वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था इतनी विफल हुई कि सोवियत संघ का आगे चलकर क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ का आगे चलकर क्या हो गया, विघटन हो गया। तो आज अगर वर्तमान में कहिएगा, आज अगर वर्तमान में कहिएगा कि कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो कोई नहीं है, कोई नहीं है दोस्तों। क्या हो गया? आ गया, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी समाजवादी और साम्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और कौन सी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक ही प्रतीत होने लगते हैं। आपको लगेगा कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वही क्या है, साम्यवादी है। दोनों विचार एक जैसे लगने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी और इस साम्यवादी की सीमा रेखा एक दूसरे के निकट निकट है। समाजवादी और साम्यवादी के कई विचार बिल्कुल समान है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि समाजवादी विचारधारा या समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज में समान रूप से पूंजी या धन या उत्पाद का बंटवारा करना चाहती है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है या एक समाजवादी सोच जो है, वह सोच इस पर आधारित है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को समान रूप से पूंजी मिले, या समान रूप से धन हो, या समान रूप से उन्हें उत्पाद की क्या हो, प्राप्ति हो। यानी समाजवादी विचारधारा समाज के सभी लोगों को समान रूप से देखती है। एक समाजवादी विचारधारा कहते हैं कि सबको समान रूप से आर्थिक तरक्की हो। एक समाजवादी विचारधारा कहता है कि सबके पास समान रूप से पूंजी होनी चाहिए। एक समाजवादी विचारधारा आर्थिक समानता पर बात करता है। एक समाजवादी विचारधारा कहता है कि समाज के सभी लोगों का एक वेतन होनी चाहिए, समाज के सभी लोगों का एक जरूरत होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच का भाग नहीं हो। जो कुछ देश में है उसको समाज के प्रत्येक लोगों के बीच समान रूप से क्या कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। ये कौन कहता है? समाजवादी कहता है। तो समाजवादी सोच क्या है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? एक समाजवादी सोच, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था देश के संपूर्ण पूंजी को समाज के सभी लोगों के बीच समान रूप से बांट देने की विचार रखता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समानता की बात करता है, लेकिन इससे अलग है कौन? साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते नहीं, योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार उत्पाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक साम्यवादी विचारधारा क्या कहता है कि जो जितना योग्यता रखता है उसको उसी अनुरूप में काम दिया जाए, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसे उतनी मात्रा में उत्पाद दिया जाए। ये कहता है साम्यवादी विचारधारा। यानी साम्यवादी विचारधारा
साम्यवादी विचारधारा आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। एक साम्यवादी विचारधारा का सोच है जो जितना योग्य है उसको उसी अनुरूप काम मिलेगा, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसे उसी अनुरूप में उत्पाद मिलेगा। एक साम्यवादी विचारधारा कहता है एक साम्यवादी विचारधारा कहता है जमीन सबको नहीं मिलेगा, जमीन केवल किसान को मिलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जमीन का उपयोगिता किसके लिए है? किसानों के लिए है। तो आप समाजवादी और साम्यवादी में जो अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, क्या उसको समझ रहे हैं? समाजवादी कहता है बांट दो, सबको दे दो समान रूप से। साम्यवादी कहता नहीं नहीं, ठहरो, सबको समान रूप से बांट दीजिएगा तो जो योग्यता ही नहीं रखता है वो तो बर्बाद कर देगा सब कुछ को। इसीलिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहता है काम दो योग्यता के आधार पर, उत्पाद दो आवश्यकता के आधार पर। और इसी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हितैषी चाइना है। चीन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पालन करता था, लेकिन वर्तमान में वो भी साम्यवादी सोच को हटा दिया है। वर्तमान भी चाइना भी पूंजीवादी की तरफ जा रहा है। अंतर यही है कि चाइना का पूंजीवाद पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है और अन्य देशों में जो पूंजीवाद है उस पर सरकार का बहुत कंट्रोल नहीं है। लेकिन 1989 तक चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो समाजवादी और साम्यवादी, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच के अंतर को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समाजवादी को पढ़िए। रुक रुक कर चल रहा है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था आ रहे हैं? अब भारतीय पर आ रहे हैं। ये वीडियो का प्रॉब्लम जब से क्लास शुरू की है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो बड़ा अजीब आ रहा। अनुराग गुप्ता कर चिकित्सा कैसा अर्थव्यवस्था है? चिकित्सा अर्थव्यवस्था है। चिकित्सा एक प्रकार का सेवा है, सर्विस है। अर्थव्यवस्था क्या है इसको समझाए थे जी? तो कह रहे चिकित्सा कौन सी अर्थव्यवस्था? भाई चिकित्सा अर्थव्यवस्था का ही होगा। चिकित्सा एक प्रकार का सेवा है, सर्विस है। वीडियो में प्रॉब्लम है ज्यादा क्या? नहीं ना है? अरे आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई इधर से गड़बड़ी नहीं है दोस्तों। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या दिक्कत है? कोरोना वैक्सीन के बारे में जो भी दिक्कत है वो हम बताएं आपको। इससे अच्छा है कि आप अभी अखबार पढ़ लीजिए। हमसे बड़े बड़े योग्य और सामर्थ्य लोग उसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं और बताएंगे। ठीक है? तो हमें नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन पर हमें बताने की जरूरत है। ठीक है? देश के दिग्गज डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर, प्रिंट मीडिया में आकर हर जगह बयान दे रहे हैं। आप उसको पढ़िए ना। ठीक है ना? उसको पहले पढ़िए, नहीं समझिएगा तब हम बताएंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। वैसे हम तो स्पुतनिक लगाए थे। रूस वाला वैक्सीन आया था ना। ठीक है? तो अभी वैक्सीन पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं, जनता के हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। खैर, तो आइए दोस्तों, पूंजीवादी में दिक्कत हुआ तो क्या उदय हुआ? समाजवादी जिस तरह उगा था उसी तरह भरभरा के ढह गया। ऐसा काहे हो रहा है? लाइन ज्यादा कट रहा है तो जनरेटर को ऑन रखिए।
लाइनें कर दीजिए, आ रहा है जा रहा है, लाइन दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय जितनी तेजी के साथ हुआ कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुरूप, उतनो ही तेजी से इसका क्या हो गया, पतन हो गया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी विचारधारा के पतन के क्या कारण थे? तो पतन का एक ही कारण है कि सरकार का उत्पादन में लग जाना। अब जब सरकार उत्पादन में लग जाएगी, सरकार उत्पादन में लग जाएगी तो शासन पर से उसका ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब शासन पर से ही सरकार का ध्यान हट गया, शासन ही ढिलमुल तरीके से चलने लगा, तो निश्चित ही समाज में अराजकता फैल जाएगी। और समाज में अराजकता फैल जाएगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार लंबे समय तक नहीं चला और धीरे धीरे इसका क्या हो गया, पतन हो गया। यानी पूर्ण रूप से तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहीं पर वर्तमान में लागू नहीं है। तो जब पूंजीवादी में दिक्कत हुआ तो समाजवादी, और जब समाजवादी विचारधारा में जंग लग गया तो एक नया विचारधारा का उदय हुआ, और वो कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ गुण किसके पाए जाते हैं और कुछ गुण या विशेषता किसके पाए जाते हैं, समाजवादी के। अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप, अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जिसमें पूंजीवादी के भी लक्षण मौजूद हो, साथ साथ समाजवादी के भी लक्षण मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जॉन मेनार्ड किन्स। ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। इन्हीं के विचारों से उदय हुआ किसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। जॉन मेनार्ड किन्स जानते हैं किस लिए जाने जाते हैं? अमेरिका में एक बार बड़ी महामंदी आ गई। अमेरिका के बाजार में क्या आ गई, महामंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के बाजार में क्या आ गया, महामंदी आ गई। महामंदी इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिका से रिलेटेड था, वैसे अब भी है। अब भी बैंक डूबता है अमेरिका में, शेयर बाजार गिरता है भारत का। अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन पुराने समय में तो पूरी तरह से निर्भर ही था। तो अमेरिका में आ गई महामंदी, बहुत बड़ा मंदी। मंदी समझते हैं ना, मार्केट से डिमांड खत्म हो जाना क्या कहलाता है, मंदी कहलाता है। अमेरिका में आ गया महामंदी और हर जगह त्राही त्राही मच गया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलवाया किनको, जॉन मेनार्ड किन्स को। जॉन मेनार्ड किन्स शायद ब्रिटेन या न्यूजीलैंड के थे, अभी पूरी तरह से याद नहीं है कौन थे, ब्रिटेन के थे या न्यूजीलैंड के थे। इनको बुलाया कि आप आइए अमेरिका, आइए देखिए हमारे यहां तो बहुत बड़ी मंदी छा गई है। जॉन मेनार्ड किन्स ने देखा कि उत्पादन करने वाले जो कंपनी है उसके पास सामान की कोई कमी नहीं है, उसके गोदाम में सामान भरे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो सामान जाकर खरीदे।
अमेरिका में महामंदी आई थी, तो महामंदी आई थी उसका मुख्य कारण था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। लेकिन दूसरी ओर यह स्थिति थी कि कंपनियों के पास उत्पाद भरे पड़े थे, लेकिन लोगों के पास पैसों के अभाव में उसका उत्पाद बिकता नहीं था। मांग बिल्कुल गिर गया, और मांग का गिर जाना ही क्या कहलाता है? मंदी कहलाता। मांग का गिर जाना ही क्या कहलाता है? मंदी। तो जॉर्ज मेनार्ड किन्स ने इस स्थिति को देखा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया कि इतना कुछ हो गया, आप अभी तक कुछ नहीं किए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहता, हम तो एडम स्मिथ का पालन कर रहे थे, वो तो हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बोला है सरकार को। तब जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा, यही तो आप गड़बड़ा गए हैं। एडम स्मिथ के बात पर चलिएगा तो ऐसे ही होगा। अर्थव्यवस्था में मंदी पर मंदी घुस रहा है, और आप हाथ पर हाथ भर धरे बैठे हैं कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला अमेरिकी राष्ट्रपति को, आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, तभी ठीक होगा मंदी। जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति को, ये जो एडम स्मिथ का सिद्धांत और हस्तक्षेप का सिद्धांत दिमाग में बैठा रहेगा तो कभी मंदी नहीं ठीक होगा, और हम जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रोका, रुकिए किन्स साहब रुकिए, आप जो बोलिएगा वही करेंगे। तब किन्स ने एक सुझाव दिया कि नोट छापने वाला मशीन किधर है, नोट छपाई कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोट छाप करके समाज में बांट दिया। लोगों के पास पैसा आया, अगले दिन से बिक्री उसका चालू। धीरे 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 अर्थव्यवस्था क्या आ गया, पटरी पर आ गया। तो नोट छाप कर मंदी दूर करने का उपाय पहली बार दिए थे कौन? जॉन मेनार्ड किन्स ने सबसे पहले देखा कि उत्पाद भरे पड़े हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कम नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले नोट छाप कर लोगों के पास पहुंचा दिए कि वो मार्केट जाए, खरीदारी शुरू करे। जैसे ही नोट छाप कर लोगों को दिया गया, लोग खरीदारी शुरू किए। आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था में हल्का सा जौन आया, और हल्का सा जौन धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था को क्या किया, संभाल लिया। अमेरिका के महामंदी को दूर करने के उपरांत जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया कि एक देश को अर्थव्यवस्था में समय समय पर हस्तक्षेप करनी चाहिए, उसे पूरी तरह से पूंजीवादी अपनानी नहीं चाहिए। और उसी समय इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट विकसित किया। कौन? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट तब जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया जब वे अमेरिका के महामंदी को दूर करने के उपाय खोज रहे थे। अमेरिका के महामंदी को दूर करने के उपरांत जॉन मेनार्ड किन्स ने महसूस किया कि इतनी बड़ी व्यापक अर्थव्यवस्था में अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे रहेगी और वो कहेगी कि हम एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, तो जब बहुत गंभीर रोग हो जाएगा अर्थव्यवस्था में जैसे कि मंदी, तब तो वो कभी ठीक ही नहीं होगी। जॉन मेनार्ड किन्स ही पहली बार पूंजीवादी देशों को चेताए कि ऐसा करिएगा तो एक दिन आपके देश में भी मंदी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने सरकार को सलाह दिया कि कभी कभी समाजवादी के तरह अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर दीजिए, इससे अर्थव्यवस्था में मंदी होने से बचे रहेगी, अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। और उसी से एक नया विचार पनपा। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी के भी लक्षण पाए जाते हैं और समाजवादी के भी लक्षण पाए जाते हैं, और इनके जनक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। अब आइए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर गौर करते हैं, प्रमुख विशेषताओं पर गौर करते हैं। ये तो जान ही गए इसका उदय किस परिस्थितियों में और किस अर्थशास्त्री के द्वारा हुआ। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि उत्पादन के साधन में सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो सबसे अधिक भूमि होगा।
सबसे अधिक क्या होगा? 4 साधन। मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि किसी भी देश में उत्पादन के 4 साधनों में सबसे अधिक कौन है? निश्चित तौर पर भूमि। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण, कि यहां पर निजी क्षेत्र भी होते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को और क्या कह सकते हैं? सरकारी क्षेत्र भी होती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र मिलकर उत्पादन करते हैं तथा उनके बीच सह अस्तित्व की भावना पाया जाता है। उनके बीच सह अस्तित्व की भावना, सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के कई लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं, और उनके बीच गला काट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उनके बीच क्या पाया जाता है? सह अस्तित्व की भावना पाया जाता है। उनके बीच क्या पाया जाता है? सह अस्तित्व की भावना पाया जाता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के कई लक्षण हैं, लेकिन मुख्य लक्षण है कि यहाँ निजी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भी पाए जाते हैं। उत्पादन का कुछ कार्य निजी क्षेत्र करते हैं, उत्पादन के कुछ कार्य सार्वजनिक क्षेत्र करते हैं, और दोनों क्षेत्र के बीच प्रतियोगिता नहीं बल्कि सह अस्तित्व का भावना होता है। अब यहां पर एक शब्द है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का क्या मतलब हुआ? सह अस्तित्व का मतलब हुआ कि निजी क्षेत्र में कोई दिक्कत आएगा तो सहायता कौन करेगा, और सार्वजनिक क्षेत्र पर दिक्कत आएगा तो सहायता कौन करेगा। यानी दोनों एक दूसरे का सहायता करते करते दोनों आगे बढ़ेंगे। यही भावना पर काम करता क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। और यहां निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र, और उनके बीच कैसी भावना? सह अस्तित्व की भावना को आप समझे कि नहीं समझे? सह अस्तित्व की भावना को समझे कि नहीं समझे? सह अस्तित्व के भावना का मतलब है कि निजी क्षेत्र में दिक्कतें आएगी तो सहायता कौन करेगा, और सार्वजनिक क्षेत्र में दिक्कत आएगा तो निजी क्षेत्र। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में एक बैंक है यस बैंक। यस बैंक किस क्षेत्र का बैंक है? निजी क्षेत्र का, और उसकी स्थिति खराब हो गई। तो आरबीआई ने एसबीआई को बोला, और एसबीआई कैसा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो आरबीआई ने एसबीआई को कहा थोड़ा मदद जाके कर दीजिए, उसको ठीक ठाक हो जाएगा। तो यस बैंक का मदद करने के लिए कौन आगे बढ़ा? एसबीआई बढ़ा। अभी उसको मदद कर रहा है, और यस बैंक जब ठीक ठाक स्थिति पर आएगा तब एसबीआई कह देगा लीजिए अब संभालिए, हम जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि बीएसएनएल का हाल बहुत खराब है। सरकार कभी भी मदद के लिए फोन कर सकता है। सरकार चाहिए तो वो रिलायंस से मदद ले सकता है। रिलायंस को कह सकता है आपका तो जियो बहुत चकाचक कर रहा है, थोड़ा हमारे बीएसएनएल पर कुछ ध्यान दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो सरकार कहेगा कि बीएसएनएल आप ले लीजिए, इसको चलाइए, अच्छा से बंद नहीं करिए, चलाइए इसको। तो यही भावना क्या है? सह अस्तित्व की। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान कर रहे हैं। दोनों पर दिक्कत आ रहे हैं तो वे एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, और वे एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक दूसरे से स्वस्थ प्रतियोगिता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मेन विचार है। एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर
इस अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, लाभ कमाना भी होता है और सामाजिक कल्याण भी होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र काम करते हैं किसके लिए? लाभ कमाने के लिए, और सार्वजनिक क्षेत्र काम करते हैं सामाजिक कल्याण के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल निजी क्षेत्र थे और वो केवल किसके लिए काम कर रहे थे? जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल कौन थे? सरकार थे, केवल सरकार थे, और वो केवल किसके लिए काम कर रहे थे? लेकिन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, और एक सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो समाज कल्याण करने के लिए कार्य करते रहते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ कमाने पर भी ध्यान देती है, समाज कल्याण करने पर भी ध्यान देती है। दोनों के बीच एक उचित सामंजस्य बनाते हुए देश के विकास करने के लिए अग्रसर रहती। और अगली एक मुख्य विशेषता कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र होते हैं, परंतु उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण होता है। सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तो होते हैं, उस निजी क्षेत्र को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली रहती है जितनी पूंजीवादी में होते हैं। अब तो ये जानते हैं कि पूंजीवादी में केवल कौन क्षेत्र होते हैं, और पूंजीवादी में निजी क्षेत्र जो होते हैं उसे पूरी स्वतंत्रता रहती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र होते हैं वो उस स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाते हैं जिस स्वतंत्रता से पूंजीवादी का निजी क्षेत्र काम करता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को उत्पादन के निर्णय लेने में उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है जितनी स्वतंत्रता पूंजीवादी के निजी क्षेत्र को मिलता है। पूंजीवादी निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्रित का निजी क्षेत्र पर कंट्रोल आता किसका? सरकार का। अब सरकार का सीधा कंट्रोल रहता है, सीधा कंट्रोल नहीं रहता है। सरकार का कंट्रोल कैसे रहता है? जैसे सरकार को एक रिपोर्ट मिला कि भारत की ट्रैक्टर कंपनियों ट्रैक्टर उत्पादित करती है, ऊंचे दामों पर बेचती है और पूरा मुनाफा कमाती है। ऐसा रिपोर्ट किसके पास गया? सरकार के पास। मान लेते हैं समझने के लिए, सरकार के पास रिपोर्ट गया कि भारत की ट्रैक्टर कंपनियां ट्रैक्टर उत्पादित करती है और लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है। सरकार को भनक लग गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले सरकार को। अब सरकार क्या करेगा? सरकार एक निर्णय ले सकती है, अगला बजट पेश करेगा। अब जानते हैं सरकार हर वर्ष क्या पेश करती है? बजट पेश करती है। अब सरकार का जो है कंट्रोलिंग पावर देखिए, अगला बार बजट बनाएगा सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला तो घोषणा कर देगा कि सरकार ट्रैक्टर की कंपनियां खोलने जा रही है और किसानों को मात्र 1.5 लाख रुपया में ट्रैक्टर प्रदान करेगी सरकार। ऐसा सरकार की सोच है, घोषणा कर दिया। सब निजी क्षेत्र वाला ट्रैक्टर जो है तुरंत दाम को क्या कर देगा? गिरा देगा, डर जाएगा। अब तो सरकार खुद ही बनाएगी तो हम क्या करेंगे? तो धीरे धीरे रेट क्या होगा? गिर जाएगा। यह है कंट्रोलिंग पावर मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पर।
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली सरकार को पता लग गया कि निजी क्षेत्र जो है गेहूं को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रही है, तो सरकार तुरंत आगे आएगा, कहेगा कल से गेहूं यही मिलेगा, 3 रुपए किलो मिलेगा। तुरंत मार्केट में जो रेट ऊपर गया वो क्या आ जाएगा, नीचे। ये कंट्रोलिंग पावर है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस पर? निजी क्षेत्र पर। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक हल्ला करेगा कि रोटी बहुत महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है। सरकार ये नहीं कहेगा कि रोटी हम देंगे आपको। सरकार आएगा, पूंजीवादी वाला कहेगा रोटी महंगा, रोटी महंगा, ब्रेड तो सस्ता ही है, रोटी छोड़िए और ब्रेड खाइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। रोटी महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो सस्ता है वो खाइए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कि पूंजीवादी में जो निजी क्षेत्र होते हैं वो जिस स्वतंत्रता के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, उतनी स्वतंत्रता के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का निजी क्षेत्र काम नहीं करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पर भी कंट्रोल रहता है। किसका? सरकार का। भारत में एक बार पता चला सरकार को कि एयरटेल, जियो ये सब फुल मुनाफा कमाया है। अगला ही बजट में कह दिया कि दूरसंचार कंपनी पर जीएसटी 5 नहीं 18% रहेगा। जितना पैसा आप जमा किए हैं उठाकर किसको दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए। अब ऐसा पॉलिसी लागू करेगा मिश्रित देश वाला कि निजी क्षेत्र फरफरा जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। बात समझ गए? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी के भी गुण होते हैं और पूंजीवादी के गुण होते हैं। अब दोनों 50-50 नहीं होते हैं, ज्यादातर पूंजीवादी के ही गुण होते हैं, समाजवादी के गुण बहुत कम होते हैं। अब भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की स्थिति कुछ अलग है जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला गुण है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच क्या होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना, सामाजिक कल्याण करना दोनों होता है, दोनों के बीच सामंजस्य होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र होते हैं, वो पूंजीवादी की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वो सरकार के नियंत्रण में रहते, सरकार के नियंत्रण में। अब कीमत निर्धारण जो होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी की तरह ही, यानी किसके तरह, बाजार के शक्ति की तरह। बाजार के शक्ति, और बाजार के शक्ति किसे कहते हैं, मांग और पूर्ति को। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतों का तय उसी तरह होता है जिस तरह कहां होता था, पूंजीवादी में। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी कीमत का निर्धारण बाजार के शक्ति के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तु की कीमत तय कर सकती है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है, बाजार के शक्ति के द्वारा होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह किस अर्थव्यवस्था में होता था, पूंजीवादी में। लेकिन थोड़ा इसमें अलग है। थोड़ा इसमें अलग क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार इतनी शक्ति रखती है कि वे आवश्यक वस्तु का कीमत क्या कर देगा, तय कर देगा। भारत में सरकार इतनी शक्ति रखती है कि वो तय कर देगा कि गेहूं का रेट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी का रेट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है, चाहे उसको घाटा ही क्यों ना हो। कोई दिक्कत? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए,
भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब तो जानते हैं भारत बना 1947 में। जिस भारत में आप रह रहे हैं उस भारत का स्थापना 1947 में हुआ। हालांकि भारत तो सदियों से है, लेकिन एक राजनीतिक रूप से सशक्त भारत, स्वतंत्र भारत की कल्पना कब शुरू हुई? 1947 में। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। जब हमारा देश आजाद हुआ वो किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर आजादी के बाद भारत ने पूंजीवादी नहीं अपनाया, समाजवादी नहीं अपनाया, वे मिश्रित ही क्यों अपनाया? और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। हमें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के एक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम एक समाजवादी नेता है और हमें इस राजाओं के साम्राज्य में कोई रुचि नहीं है। ये कथन बाकायदा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक अधिवेशन में बोले। आप लोग को पता है? क्या बात है, क्या बात। दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहिए, ठीक है? बहुत लोग जो है ना पढ़ते पढ़ते थक जाते, सही बोल रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते, तब वो सोचने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे उस समय सोचिए कि पढ़ते पढ़ते सब थकता है, आप नहीं थक रहे, और थकने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, पढ़ते रह गए, वही बनेगा दरोगा। दरोगा बहुत ज्यादा त्याग की मांग करता है और हमें पूरा विश्वास है कि जो त्याग आप लोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर आप मार्केट में सबसे आगे हैं। लेकिन अगर अब तक जितना चीज खत्म हुआ उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आप मिस कर रहे हैं, एक भी प्रश्न आपको मिस्टेक हो रहा है, तो आप पीटी निकाल सकते, मेंस निकाल सकते, लेकिन मेरिट नहीं बना सकते। दोस्तों मेरिट बनाने के लिए हमारे एसटीडी मटेरियल का प्रत्येक प्रश्न को रटना पड़ेगा। दोस्तों तो हम बात कर रहे थे कि भारत ने आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, क्यों अपनाया, क्या कारण था? और यह समझना और ज्यादा जरूरी है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू, वो एक समाजवादी नेता थे। निश्चित तौर पर एक समाजवादी नेता किस अर्थव्यवस्था को अपनाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था को। एक समाजवादी नेता किस अर्थव्यवस्था का प्रचार करेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था के। लेकिन वो भी किसको अपना लिए? मिश्रित को। तो अब हमें समझना कि आखिर आजादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने वाला नेता जिसमें प्रमुख पंडित नेहरू थे, वे समाजवादी थे, फिर भी उन्होंने मिश्रित को क्यों अपना लिया? इसका सबसे बड़ा कारण था कि अगर समाजवादी अपनाता तो सारा उत्पादन का भार किस पर आता? सरकार पर। और जब हम आजाद हुए, बहुत बुरे दौर में आजाद हुए, दिल्ली में आजादी का जश्न मन रहा था और कोलकाता में भयंकर दंगे हो रहे थे। आजादी के समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ जिसमें भारत में व्यापक तौर पर दंगे फैल गए। भारत के सरकार को अपने कोष से
कुछ पैसा निकालकर पाकिस्तान में बनी नई सरकार को देना पड़ा, सेना तक का बंटवारा करना पड़ा। तो सरकार की स्थिति आजादी के समय बहुत खराब थी। व्यापक स्तर पर जो दंगे फैले हुए थे, सरकार उसको शांत करने में लगी थी। उस समय क्या सरकार कहता कि हम समाजवादी अपनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, नागरिक इसको सहन करता? नागरिक को उस समय चाहिए था सुरक्षा, नागरिक को उस समय चाहिए था भोजन, नागरिक को उस समय चाहिए था बेहतर शासन। और यही कारण है कि पंडित नेहरू समाजवादी पर सोचे भी नहीं और किसको अपना लिए? मिश्रित को अपना लिए। दूसरा कारण आपके मन में यह आ सकता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपना पाए क्योंकि उस समय स्थिति हमारी बहुत खराब थी, तो फिर पूंजीवादी को अपना लेते, क्योंकि उसी समय 1947 में जितने भी सफल देश थे वह किस अर्थव्यवस्था के, कौन सी अर्थव्यवस्था वाले थे? पूंजीवादी। 1947 में सभी सफल देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, तो भारत हो सकता था पूंजीवादी चलाए दे, पूंजीवादी को अपना लेता। लेकिन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कौन करता है? निजी क्षेत्र। और भारत में निजी क्षेत्र था कौन दोस्तों? भारत में आजादी के समय कुछ गिने चुने निजी क्षेत्र थे, टाटा थे, बिरला थे, ब्रिटेनिया थे, पार्ले थे। इस पर पूरा उत्पादन का भार डाला जा सकता था? नहीं। तो आजादी के बाद हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं अपना पाए कि हमारे जो निजी क्षेत्र थे वह भी मजबूत नहीं थे। एक तो कम थे, वो भी मजबूत नहीं थे। सब कुछ तो लूट कर अंग्रेज ले गया, और जो बच्चा वो भारत के जमींदारों ने लूट कर अपने घर में भर लिया। जनता त्राही त्राही कर रहा है। भारत को तो दो तरफा तरीके से लूटा गया, शहर से अंग्रेज और गांव से जमींदार। 1947 तक अंग्रेजों और जमींदारों ने मिलकर इतना लूटा, इतना लूटा कि 1947 का देश एक खोखला देश था। निजी क्षेत्र भी उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए पूंजीवादी के विचार को भी क्या कर दिया गया? त्याग दिया गया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण आप समझिए, तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के समय विश्व दो धारा में बटा था। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। शीत युद्ध के दौर में एक तरफ रूस था, सोवियत संघ, जो समाजवादी का झंडा बुलंद कर रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका थे जो पूंजीवादी का झंडा बुलंद कर रहे थे। तो आजादी के समय विश्व की जो राजनीति थी वो दो धारा में बटा हुआ था। एक सोवियत संघ जो समाजवादी का प्रचार कर रहे थे, और एक अमेरिका जो पूंजीवादी का। जैसे ही भारत आजाद हुआ, पंडित नेहरू को फोन आया रूस से। क्या सोच रहे हैं? समाजवादी जल्दी से लागू कीजिए, जो भी दिक्कत है हम जहाज भेज रहे हैं, सारा कुछ भेज रहे हैं, आप समाजवादी लागू कीजिए। नेहरू भी बोल दिया यस यस लागू कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद अमेरिका का फोन आया कि हमारे लिए आपके विकास करने के लिए पूंजीवादी ही ठीक रहेगा, इसलिए पूंजीवादी अपनाइए। उसको भी नेहरू से कह दिए हाँ बस पूंजीवादी लागू करेंगे, कलेश लागू करेंगे। यानी भारत पर रूस का दबाव समाजवादी अपनाने के लिए, और अमेरिका का दबाव पूंजीवादी अपनाने के लिए। अब पंडित नेहरू बड़ी चालाक व्यक्ति, उसने सोचा कि लागू तो दोनों करेंगे, किसी का बात काटना नहीं है। रूस को कह दिया हाँ समाजवादी लागू हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अमेरिका आया फोन, हाँ पूंजीवादी लागू हो गया है। दोनों लागू हो गया, दोनों लागू कर दिए तो क्या लागू कर दिए? यही खेल हुआ दोस्तों। और पंडित नेहरू ने दोनों तरफ से फायदा उठाए। एक बार अमेरिका को बुलाकर स्टील कंपनी खोलवा लेते थे, और वो जाते थे रूस को बुला लेते थे, आइए आप स्टील कंपनी खोलिए।
आप पढ़ेंगे भारत में जो भयानक भयानक स्टील कंपनी सब है, कुछ अमेरिका के सहयोग से खुला है, कुछ जर्मनी के सहयोग से खुला है, कुछ रूस के सहयोग से खुला है, कुछ ब्रिटेन के सहयोग से खुला है। आप कभी सोचे कि इतने देश हेल्प काहे कर रहे हैं? इतने देश हेल्प कर रहे हैं, वो पंडित नेहरू के दिमाग का उपज था। वो रूस को भी मिला लिए कि हम समाजवादी अपना लिए, वो अमेरिका को भी मिला लिए कि हम पूंजीवादी अपना लिए। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे उन्होंने दोनों देश से जमकर फायदा उठाया और भारत को बहुत जल्दी एक व्यापक गरीबी से कम गरीबी की ओर खींच कर ले गया। दोस्तों, तो आजादी के बाद वैश्विक परिस्थिति ने भी भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि भारत ने आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, यह कुछ पॉइंट में लिखा हुआ, अब लिखा उसको पढ़िए एक बार। एक क्वेश्चन आ रहा है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक किस देश को और किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये अभी विवादित है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, किस देश में लागू हुआ, इस पर कोई भी एक मत है ही नहीं, इसीलिए कहीं पर इसका जिक्र मिलता ही नहीं है। दोस्तों, क्लियर? समझ गए? तो दोस्तों, एक तरफ आप पढ़े कौन अर्थव्यवस्था, उसके बाद और उसके बाद मिश्रित। इन तीनों में सबसे पुराना कौन है और सबसे नया? तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पुराना है पूंजीवादी और सबसे नया है मिश्रित। तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है समझने में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बार तीनों को एक साथ लेकर समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एकाग्रचित्त होकर। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, निजी लोगों का, निजी कंपनी का। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज या समाज के प्रतिनिधि सरकार का अधिकार होता है। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है और सरकार का अधिकार होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर तरह का उत्पादन निजी क्षेत्र करता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर तरह का उत्पादन सरकार करता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी क्षेत्र और सरकार दोनों करते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा होता है। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी कीमत का निर्धारण पूंजीवादी की तरह मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, लेकिन आवश्यक वस्तु का मांग, आवश्यक वस्तु का कीमत मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार तय करने का अधिकार रखता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ कमाने के लिए उत्पादन करता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज का कल्याण करने के लिए उत्पादन करता है। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ कमाना और सामाजिक कल्याण दोनों पर ध्यान देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को
मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यानी कि एक साथ ही सबको बता देते हैं, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होने लगता है। ये तो प्रचलित नाम है, लेकिन इसे और किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। इसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्त अर्थव्यवस्था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो हमको लगता है 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था में अब आपको कभी भी दिक्कत होगा नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं? आइए दोस्तों, ये जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये बंटवारा किस आधार पर हुआ है? तो साधनों के स्वामित्व के आधार पर हुआ है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व बैंक, नाम से आप लोग परिचित होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देश के अर्थव्यवस्था को अलग नजरिए से बांटा है। बात को समझ रहे हैं ना? अर्थव्यवस्था को बांटने का जो सबसे पुरानी विचारधारा है वो यही है कि आप समूचे विश्व के अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित में बांट दीजिए। अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित में जो बांटते हैं, यह बंटवारा करने का एक परंपरागत तरीका है, सबसे पुरानी तरीका है। लेकिन 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसमें 2 प्रमुख वैश्विक संस्था ने जन्म लिया, एक विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जब वैश्विक मंचों पर विश्व बैंक जैसे संस्था का उदय हुआ, जब वैश्विक मंचों पर विश्व बैंक जैसे संस्था का उदय हुआ, तो उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अलग नजरिए से बांटने का कार्य किया। और विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को जो बांटा, वो बांटा दोस्तों प्रति व्यक्ति नहीं, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को किस पर बांटा? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अब इस टर्म में आपको बहुत दिक्कत होगा कि ये क्या है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है? नींद लग रहा है जी, बहुत को नींद लग रहा है, जागिए जाइए। अगर आप ये सोच लिए हैं कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, तब आप पूछ ले। बहुत ऐसा होता है कि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बगल में निक्की कुमारी का घर है, चल गए। निक्की कुमारी तुम क्या कर रही है? दरोगा की तैयारी करे।
अच्छा तो हम भी कर लेते हैं, देखा देखी में चालू हो गया। अगर ऐसा कोई कर है बचिए, शुरू किए हैं तैयारी, पूरा जी जॉन एक करिए, एक कर दीजिए। और अगर पूरा जी जॉन एक कर दीजिएगा तो क्लास में नींद नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले दोस्तों जागिए। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है? अब इस टर्म को हम तभी समझ पाएंगे जब दूसरा चैप्टर नेशनल इनकम समझे। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये क्या है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की जगह आप प्रति व्यक्ति आय को ही ले लीजिए। किसको ले लीजिए? प्रति व्यक्ति आय। तो समझ रहे होंगे कि देश में जो टोटल इनकम हुआ उसे जनसंख्या से क्या कर दे, भाग कर दे, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। हालांकि विश्व बैंक का जो बंटवारा आधारित है वो किस पर, यानी कि विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देश के अर्थव्यवस्थाओं को इस आधार पर बांटा है कि उस देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं कि विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को उस देश के नागरिकों के आर्थिक हैसियत से बांटा है। और विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, या विश्व बैंक के अनुसार देश के नागरिकों के आर्थिक स्थिति के आधार पर, उन्होंने विश्व के तमाम देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, नहीं अर्ध विकसित नहीं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे? नागरिकों के आर्थिक स्थिति के आधार पर, नागरिकों के आर्थिक स्थिति के आधार पर या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक ने विश्व के तमाम देश की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? 3। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आपके नोट में एक अर्ध विकसित, अर्ध विकसित अलग कॉन्सेप्ट है और अल्प विकसित अलग कॉन्सेप्ट है। अल्प विकसित का कॉन्सेप्ट कौन लाया है? विश्व बैंक। जबकि अर्ध विकसित देश भारत को कहा है योजना आयोग। आप जानते हैं कि भारत में एक समय योजना आयोग अस्तित्व में था, और जब भारत में योजना आयोग अस्तित्व में था तो योजना आयोग भारत को कैसी अर्थव्यवस्था घोषित किया था? अर्ध विकसित। हालांकि अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, उसके जगह नीति आयोग है, और नीति आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को किस नजरिए से देखता है यह तो क्लियर नहीं है। लेकिन जब योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को संबोधित किया तो योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का क्या कहा? अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का। अर्ध विकसित, तो अर्ध विकसित अलग शब्द है और अल्प विकसित अलग शब्द है। जहां तक भारत के संदर्भ में अल्प विकसित शब्द का उपयोग करेंगे तो निश्चित वो किसका है? और जब भारत के संदर्भ में हम अर्ध विकसित का उपयोग करेंगे तो वो अर्ध विकसित शब्द भारत के लिए कौन लाया है? योजना आयोग लाया। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत?
तो अब हम इन 3 अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विकसित के कॉन्सेप्ट को, विकासशील के कॉन्सेप्ट को, अल्प विकसित के कॉन्सेप्ट को। आज की क्लास में हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए दोस्तों। आज तो लगा नहीं था क्लास ले पाएंगे, शुरुए में आकर इतना हल्ला करके और डरा दिए। ठीक है, चलिए क्लास हो गया है और काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है, आवाज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो क्लास को हम विराम देते हैं, 15 मिनट पहले ही विराम दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, और कल के क्लास में हम अर्थव्यवस्था के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और फिर अगले क्लास में ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, नींद लग रहा है। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ इकोनॉमिक्स का डाला हुआ है। टेलीग्राम का इंटरफेस अच्छा है और बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, आइसक्रीम सब खा लीजिए, बहुत आइसक्रीम खाते हैं ना जी।